नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज में हूं प्रीति। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी का सम्मान, एनडीए की बैठक में गूंजे जय घोष। जयशंकर की अमेरिका को दो टूक, दुनिया सबकी होनी चाहिए, किसी एक की नहीं। 15 अगस्त से पहले लाल किले की सुरक्षा में बड़ी चूक, 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। हरभजन मान की कार का एक्सीडेंट, बाल बाल बचे सिंगर और बेटा। अनिल अंबानी को ईडी का समन, 17,000 करोड़ के लोन फ्रॉड में शिकंजा। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर मंगलवार को एनडीए की संसदीय दल बैठक में सम्मानित किया गया। बैठक संसद के ऑडिटोरियम हॉल में हुई, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे। 3 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। इस दौरान पूरा हॉल तालियों और गड़गड़ाहट की और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। एनडीए सांसदों की इस बैठक को खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया। ये बैठक उस वक्त हुई जब संसद में बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर जोरदार हंगामा जारी है। गौरतलब है कि मौजूदा संसद सत्र में एनडीए की यह पहली बड़ी बैठक थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की रणनीतिक सफलता को लेकर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा गया। ऑपरेशन पर हाल ही में संसद के दोनों सदनों में चर्चा भी हो चुकी है। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच भारत ने अब कड़ा और साफ संदेश दे दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा है कि भारत एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था चाहता है जो निष्पक्ष हो और जिसमें केवल कुछ देशों का बोलबाला न हो, बल्कि सभी देशों की हिस्सेदारी हो। दिल्ली में हुए बिस्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव सप्तसुर के उद्घाटन पर जयशंकर ने मंच से कहा, आज दुनिया एक जटिल और अनिश्चित दौर से गुजर रही है और ऐसे में जरूरत है राजनीतिक और आर्थिक पूर्ण संतुलन। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो सबकी हो, सिर्फ एक या दो देशों की नहीं। जयशंकर ने भले ही किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये बयान ठीक उसी दिन आया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को रूस से तेल खरीदने पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी। जयशंकर ने आगे कहा कि संस्कृति और परंपरा से जुड़ा भी भारत की असली ताकत है और अगर हम अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त है तो हम भविष्य को आत्मविश्वास के साथ गढ़ सकते हैं। भारत ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं आने वाला और वह ऐसी वैश्विक व्यवस्था चाहता है जिसमें हर देश की बराबरी की हिस्सेदारी हो। दिल्ली के लाल किले से इस वक्त एक बड़ी सुरक्षा की चूक खबर सामने आई है। 15 अगस्त से पहले देश के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लाल किले की सुरक्षा में सेंध लगी है। 4 अगस्त को 5 बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों ने जबरन लाल किले में घुसने की कोशिश की, जिन्हें सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने मौके पर ही दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए इन सभी की उम्र 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और इनके पास से कुछ बांग्लादेशी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इसी बीच एक सुरक्षा डील के दौरान एक और बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। स्पेशल सेल की टीम सिविल ड्रेस में लाल किला परिसर में डमी बम लेकर पहुंची और बिना किसी चेकिंग के अंदर तक पहुंच गई। डमी बम को न पहचान पाने और गंभीर चूक के चलते 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक भारी पड़ सकती है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर है और लाल किले समेत पूरे इलाके में सुरक्षा के लिए आधुनिक उपकरणों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। झारखंड के राजनीति के पुरोधा आदिवासी समाज की आवाज और झारखंड आंदोलन के अग्रदूत शिबू सोरेन आज पंचतत्व में विलीन होंगे। सोमवार सुबह 8:56 पर दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हो गया। वे किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर झारखंड लाया गया। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को पहले रांची स्थित मोरहाबादी स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहाँ हजारों लोग अंतिम दर्शन को उमड़े। मंगलवार सुबह पार्थिव शरीर को झामुमो के पार्टी कार्यालय ले जाया गया, जहां कार्यकर्ताओं और नेताओं ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पार्थिव शरीर को झारखंड विधानसभा ले जाया गया, जहां राज्य के जनप्रतिनिधि और अधिकारी उन्हें अंतिम विदाई देंगे। शाम 3 बजे रामगढ़ जिले के उनके पैतृक गांव नेमरा में अंतिम संस्कार होगा। गुरुजी के रूप में पहचाने जाने वाले शिबू सोरेन का जाना झारखंड की राजनीति ही नहीं, सामाजिक चेतना की एक युग का अंत है।
झारखंड सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राज्य के सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे और राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। शिबू सोरेन का सोमवार को नई दिल्ली के एक अस्पताल में 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद राज्य सरकार ने 4 से 6 अगस्त तक राजकीय शोक मनाने का फैसला किया है। इस दौरान सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। झारखंड की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इसके अलावा राजकीय शोक के तहत आज सभी सरकारी स्कूलों में कक्षाएं स्थगित रहेंगी। साथ ही रांची के कई प्राइवेट स्कूलों में भी छुट्टी की घोषणा की है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में आज होने वाली मासिक जांच परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। शिबू सोरेन के निधन पर पूरे राज्य में शोक की लहर है। राज्य सरकार ने उनके सम्मान में कई कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। यह वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाबी सिंगर और एक्टर हरभजन मान की कार का सोमवार को दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। हरभजन मान दिल्ली में शो करने के बाद अपने बेटे अवकाश मान के साथ चंडीगढ़ जा रहे थे, तभी उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई और पलट गई। इस हादसे में हरभजन मान और उनके बेटे बाल बाल बच गए, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए। हरभजन मान के साथ उनके बेटे, बॉडीगार्ड और ड्राइवर भी कार में मौजूद थे, लेकिन गनीमत है कि सभी सुरक्षित है। घटना के दौरान आसपास मौजूदा लोगों ने तुरंत सिंगर और उनके साथ मौजूद अन्य लोगों को कार से निकाला और दूसरी कार से उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में ले जाया गया। हरभजन मान और उनके बेटे अवकाश को इस हादसे में मामूली चोटें आई है। घटना के बाद हरभजन मान के फैंस उनकी सेहत जानने के लिए उनके सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट्स कर रहे हैं। हालांकि अब तक सिंगर या उनकी टीम की कोई ओर से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर पैरोल मिली है और वह आज सुबह रोहतक की सुनानिया जेल से बाहर आ गया है। राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली है और वो 14 सितंबर को जेल में वापस लौटेगा। कड़ी पुलिस सुरक्षा में वो जेल से बाहर आया और सिरसा स्थित अपने डेरे के लिए रवाना हुआ। राम रहीम 14वीं बार जेल से बाहर आया है। इससे पहले वो 9 अप्रैल को 21 दिन की फरोले पर जेल से बाहर आया था। राम रहीम को बलात्कार और हत्या के मामलों में दोषी ठहराया गया है। आपको बता दें कि गुरमीत राम रहीम अगस्त 2017 से रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। उसे साथियों से बलात्कार के मामले में 20-20 साल के कारावास की 2 सजाएं सुनाई गई है। वो वर्तमान में बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। बलात्कार के मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद पंचकुला और हरियाणा व पंजाब के अन्य हिस्सों में हुई हिंसा में लगभग 40 लोगों की जान चली गई थी। राम रहीम को मिली पैरोल के दौरान वह सिरसा स्थित अपने आश्रम में रहेगा। उसकी रिहाई की खबर मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। प्रयागराज में गंगा और यमुना विकराल रूप धारण कर लिया है। जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब ये खतरे के निशाने से 1.5 मीटर ऊपर से बह रही है। हालात इतने गंभीर है कि हजारों लोगों को घर छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। वाराणसी में भी हालात बदतर है। गंगा का पानी नमो घाट से लेकर 80 घाट तक सड़कों तक पहुंच गया है। कई कॉलोनियों में भी पानी भर गया है और 5000 से ज्यादा लोग राहत कैंपों में पहुंच चुके हैं। स्कूल 6 अगस्त तक बंद कर दिए गए हैं। राज्य के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हवाई निरीक्षण के बाद बताया कि हालात 2013 की भीषण बाढ़ से भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हर तरह की मदद पहुंचा रही है, लेकिन जलस्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है वो चिंता का विषय है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब तक 1000 से ज्यादा परिवार बेघर हो चुके हैं और दर्जनों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। फिलहाल खतरा टला नहीं है और आने वाले दिन और भी भारी पड़ सकते हैं।
देश के चर्चित उद्योगपति और मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 17,000 करोड़ रुपए के कथित लोन फ्रॉड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आज पूछताछ के लिए दिल्ली मुख्यालय में तलब किया है। मामला यही नहीं रुका है, ईडी ने उनके पुराने सहयोगियों अमिताभ झुंझुनवाला और सतीश सेठ सहित कई टॉप अधिकारियों को भी समन भेजा है। इन सभी पर आरोप है कि इन्होंने लोन की हेराफेरी में अहम भूमिका निभाई थी। इस कार्रवाई में बीच अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर बाजार में धड़ाम हो गए। रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया। वहीं ईडी ने देश भर के 39 बैंकों को नोटिस भेजकर पूछा कि जब ये लोन एनपीए में बदल गया तो समय रहते उन्हें संदिग्ध क्यों नहीं बताया गया। एजेंसी को शक है कि कुछ बैंक अधिकारियों को रिश्वत देकर चुप कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक अनिल अंबानी 5 अगस्त को ईडी के सामने पेश हो सकते हैं और आने वाले दिनों में इस हाई प्रोफाइल मामले में और भी बड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर बड़ा हमला बोला है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि भारत रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइनिंग कर रहा है और भारी मुनाफे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच रहा है। ट्रंप का कहना है कि इससे भारत अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन में तबाही मचाने वाली रूसी वॉर मशीन को ताकत दे रहा है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि भारत को इस बात की परवाह नहीं है क्योंकि इस जंग में कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसी के साथ ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदता रहा तो अमेरिका भारत पर टैरिफ और बढ़ा देगा। वो पहले ही 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर चुके हैं। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ट्रंप के इस बयान का भारत के निर्यात कारोबार पर सीधा असर पड़ सकता है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। अगर टैरिफ बढ़ा तो टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, दवा और स्टील जैसे सेक्टरों को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि भारत इस दबाव में कैसे निपटता है। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज एक बार फिर मैदान के साथ साथ मैदान के बाहर भी अपनी सादगी और सिद्धांतों के लिए चर्चा में है। इंग्लैंड के खिलाफ ओवल टेस्ट में शानदार प्रदर्शन कर सिराज ने 9 विकेट झटके और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। मगर इस अवार्ड के साथ जो चीज मिलती है वो सिराज ने लेने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की परंपरा के तहत प्लेयर ऑफ द मैच को मेडल के साथ शैंपेन की बोतल भी दी जाती है। मगर सिराज ने धार्मिक मान्यता का सम्मान करते हुए शैंपेन लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सिर्फ मेडल गले में पहनकर स्टेज से नीचे उतरना बेहतर समझा। सिराज का यह फैसला बताता है कि वो न सिर्फ खेल में अनुशासन के पक्के हैं बल्कि अपने धर्म और संस्कारों के भी उतने ही प्रति निष्ठावान। वही इस टेस्ट में सीरीज के प्लेयर ऑफ द सीरीज बने शुभमन गिल, जिन्होंने बिना किसी हिचक के शैंपेन और मेडल दोनों स्वीकार किए। ओवल टेस्ट और पूरी सीरीज में सिराज का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट फैंस को हमेशा याद रहेगा क्योंकि यह सिर्फ विकेट की बात नहीं थी बल्कि एक मिसाल की भी थी। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।